हेलो डियर फ्यूचर ऑफिसर्स। तो कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि हमने वादा किया था उसी तरीके से तो जो सीरीज हमारी पीवाई क्यूज की थी वो हमने स्टार्ट कर दिया। आज पहला ही जो पोर्शन था, आपने मतलब दो कंडीशंस थी हमारे पास, या तो कंप्लीट पेपर को डिस्कस कर दे या फिर आप सब्जेक्ट वाइज जितने भी एपीएफसी के अभी तक एग्जाम हुए हैं ना, खासकर 2016 में, उसके बाद 2023 में हुआ, 2025 में हुआ, जो तीन एग्जाम अभी तक हो चुके हैं। 2025 का सीआरटी था लेकिन उसमें भी एपीएफसी तो था ही ना, उस क्वेश्चन भी अच्छे खासे थे। तो हमने बैक टू बैक पॉलिटी में जितने क्वेश्चन आए बने थे इन तीनों एग्जामों में, तो उनको अच्छे से सॉल्यूशन करने की, उनको ऑफिशियल आंसर की, तो कि 2025 की तो ऑफिशियल की आंसर की तो आई नहीं है, 16 और 23 की तो बिल्कुल ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से 25 में भी हमें अच्छे से कोशिश की है कि सारे आंसर करेक्ट दिए जाए। अच्छे से डिटेल से मैंने समझाने की कोशिश की है। तो ये क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आगामी एग्जाम के लिए, वो 2026 का हो या जो भी हो। क्योंकि आपको एक तो थीम पता चल रही है, क्वेश्चंस की रिपीटेशन पता चल रही है। आप जब ये क्लासेस कंप्लीट करोगे ना, 8 8 10 10 क्वेश्चंस हैं तीनों में, तब आपको पता चलेगा कि कुछ तो टॉपिक्स हैं पॉलिटी के वो ऐसे हैं जिनसे बार बार एक ही साल में दो दो तीन तीन बार क्वेश्चन पूछ रखा है, रिपीट कर रखा है, स्टेटमेंट रिपीट हो रखा है। तो ये सारी चीजें पता चलेंगी इन्हीं चीज सारी चीजों से। तो पॉलिटी के आज हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन एक बात ये भी आपको, पॉलिटिकल क्लासेस के लिए हमारी जो सीरीज है प्रीलिम्स टिल दिसंबर के नाम से है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि मैंने जिस तरीके से आज पीवाई क्यू डिस्कस कराए, तब मेरे को बीच बीच में एहसास हो रखा था कि इसमें जो क्वेश्चन पूछ रहा है ना, वो कंपैरिजन के साथ बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, बहुत अच्छे से, मतलब एक दूसरे से कनेक्ट करके, तो कई सारे टॉपिक्स को एक दूसरे में मर्ज करके ऐसे पूछ रखा है। और हमारे पढ़ाने का तरीका भी इस साल के लिए वही था, तो आप उसको भी एक बार जरूर देख सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो लास्ट में आपको बताना जरूर है कि नेक्स्ट किस सब्जेक्ट के लिए आपको ये पीवाई क्यूज चाहिए। तो बिना किसी देरी के आज हम शुरू करते हैं हमारी क्लास को। तो हम शुरुआत आज के पहले ही क्वेश्चन यानी 2016 में जब एपीएफसी का एग्जाम हुआ था, तो उसके जो पॉलिटिकल क्वेश्चंस थे उनसे करते हैं। पहला क्वेश्चन की बात करें, पहला ही क्वेश्चन देखो काफी बड़ा सारा लिखा दिया हुआ है। और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले कि भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? हमें सही कथन बताना है, इन सभी में से सही बताना है। पहला बोल रखा है संविधान सर्वोच्च है। भारत के संविधान के अधीन बता रहा है कि भारत में क्या है, संविधान सर्वोच्च है। तो ये बिल्कुल सही है क्योंकि भारत में संविधान सर्वोच्च ही है। जबकि जैसे यूके की बात कर ले तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे जो उनका जो संसद है वो सर्वोच्च है, संसद की सर्वोच्चता है। यूएसए में भी संविधान की सर्वोच्चता है। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो जाता है, सही हो जाता है। इसके अलावा दूसरे की बात करें, संघ एवं राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन, सेपरेशन ऑफ पावर। आर्टिकल याद रखना, आर्टिकल 50 जो है डीपीएसपी का, वो सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात करता है। वो तो कार्यपालिका एवं जो न्यायपालिका है उसके बीच में सेपरेशन ऑफ पावर की बात करता है। लेकिन संघ एवं राज्य सरकारों के बीच में शक्तियों का विभाजन, जो तीन जो सूचियां नहीं है, राज्य लिस्ट, समवर्ती लिस्ट और जो संघ लिस्ट है, तो वो संघ एवं राज्यों के बीच में शक्तियों के बीच जो शक्तियों का स्पष्ट विभाजन करती है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी भारत के संदर्भ में क्या हो जाता है, बिल्कुल सही हो जाता है। तो पहला सही हो गया, दूसरा भी सही हो गया। तो संविधान के संशोधन के लिए विहित प्रक्रिया अनुसरण करना होता है। विहित प्रक्रिया अनुसरण करना होता है संविधान के संशोधन के लिए। विहित, अगर हमें संशोधन करना होता है तो एक विहित मतलब एक स्पष्ट जो प्रक्रिया संविधान के संशोधन के लिए दी हुई होती है ना, उसका क्या करना होता है, उसका अनुसरण करना होता है। तो ये भी सही है, आर्टिकल 368 याद है हमें, उसमें ये सारी प्रोसेस दी हुई है कैसे कैसे संविधान संशोधन कर सकते हैं। तो अभी तक के तीनों जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। चौथा, संघ की संसद और राज्य विधानसभाएं संप्रभु है। संघ की संसद और राज्य संप्रभु थोड़ी ना है, इनकी शक्तियां है ना, उन पर उचित रिस्ट्रिक्शन भी है, एक लिमिटेशन है। संविधान के दायरे में रहकर ये काम कर सकते हैं, ऐसे नहीं है कि जो मर्जी करेगा वो संसद कानून बना देगी, जो मर्जी करेगा वो राज्य विधानसभा कानून बना देगी। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। मूल अधिकारों की परिधि को निर्धारित करने के लिए संविधान की उद्देशिका का अवलंबन नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट का कोर्स तो एक केस है, सुप्रीम कोर्ट का केस, जिसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जो प्रस्तावना है ना उद्देशिका, उसका उपयोग किया जा सकता है किसमें, संविधान की मूल अधिकारों की, मतलब कोई ऐसा कंडीशन आ जाए जिसमें मूल अधिकारों की व्याख्या करना हो, तो उसमें किसका उपयोग किया जा सकता है, उद्देशिका का, प्रस्तावना का। तो ये केस कौन सा है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हमने जब उद्देशिका पढ़ा था तो ये सारी चीजें अच्छे से पढ़ी थी। तो ये हो जाए, ये स्टेटमेंट पे क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। एक दो तीन स्टेटमेंट इसके सही है, एक दो तीन स्टेटमेंट सही, यानी कि इसका डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा।
और ये जो आंसर्स होंगे जो मैं बताऊंगा आपको, देखो 2016 और 2023 के तो ऑफिशियल आंसर की आ गई थी, तो ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से बताऊंगा। और जबकि 2025 जो है वो ट्यूशंस और ट्यूशंस के बेस पर, मतलब कि वो ऑफिशियल नहीं होंगे, अनऑफिशियल होंगे, मतलब वो ट्यूशन के बाद निकाले गए होंगे। अभी यूपीएससी ने फाइनल रिजल्ट जारी नहीं किया ना 2025 का, तो आंसर की भी जारी नहीं की, तो वो देख लेना आप। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जब सार्वजनिक क्षेत्र के 2016 में ही आया हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। जब सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सरकारी स्वामित्व कम किया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? जब सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सरकारी स्वामित्व को कम किया जाता है, सरकार अपने वो मतलब जितना सरकार के शेयर है ना उसको कम कर रही है सरकार, तो उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाएगा डिसइन्वेस्टमेंट, विनिवेश बोला जाता है उसको, विनिवेश बोला जाता है, विनिवेश। ये आपको ये बताना है, इकोनॉमिक्स का हो जाएगा, लेकिन ये बताना है कि जो विनिवेश होता है ना वो किस में होता है, रेवेन्यू रिसिप्ट में आता है या कैपिटल रिसिप्ट में आता है, सरकार की राजस्व प्राप्तियों में आता है, या फिर जो पूंजीगत प्राप्तियों में आता है विनिवेश, तो वो आपको बताना। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, विनिवेश हो जाएगा, जब सरकार क्या करे, अपनी हिस्सेदारी को कम करे, अपने स्वामित्व को कम करे। अब ये फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन देखो, निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा का उपबंध करता है? किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए? ये आरटीआई एक्ट जो है ना, आरटीआई एक्ट 2009 उसकी बात कर रखा है, अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। तो उसके लिए एज क्या होनी चाहिए शिक्षा को बंद करने के लिए, इस एक्ट के अनुसार बता रहा है, या आरटीआई एक्ट 2009 के अनुसार भी? तो एज कितनी होनी चाहिए? तो ये एज होनी चाहिए 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है ये आरटीआई एक्ट, आरटीआई एक्ट 2009। तो याद करना, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 40। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो भारत के प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है, मान लेते हैं कि जैसे भारत का प्रधानमंत्री, जैसे एग्जाम्पल इस टाइम पे मनमोहन सिंह जी जो थे वो राज्यसभा से थे, तो अगर राज्यसभा से हैं तो इस इनमें से कौन सा सही है हमें बताना। यह है केवल राज्यसभा में ही वक्तव्य दे सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। हमने जब प्रधानमंत्री टॉपिक पढ़ा था उसके साथ सीएम को भी कंपैरिजन करते हुए पढ़ा था। आप सीरीज को जरूर फॉलो करें, पॉलिटिको, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत अलग डायमेंशन में। तो उसमें हमने देखा था कि जो प्रधानमंत्री होता है ना, वो चाहे राज्यसभा से हो चाहे लोकसभा से हो, वो उसका जो मेन काम होता है ना, ज्यादा काम वो होता है जो लोकसभा में होता है। उसको अनिवार्य बहुमत भी सिद्ध करना होता है, तो कहाँ करना होता है? लोकसभा में करना होता है वक्तव्य। जरूरी नहीं वो केवल राज्यसभा में दे, वो दोनों जॉइंट सिटिंग में भी दे सकता है, अलग अलग भी दे सकता है, सब कहीं दे सकता है वो। क्योंकि राष्ट्रपति क्या होता है राष्ट्रपति को तो राज प्रमुख बोलते हैं, राष्ट्र का प्रमुख, लेकिन जो औपचारिक प्रधान होता है ना वो प्रधानमंत्री को ही बोला जाता है। उसे 6 महीनों के अंदर लोकसभा का सदस्य बनना होगा, ये कोई कंडीशन नहीं। 6 महीने में लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनने की कंडीशन उसके लिए होती है जो क्या करता है, जो कोई ऐसे ही जीत गया, मतलब जिसको ना तो वो लोकसभा का सदस्य था ना राज्यसभा का सदस्य था, फिर उसको कोई मंत्री बना दिया गया या प्रधानमंत्री बना दिया गया, तो उसको 6 महीने के अंतर्गत दोनों सदनों में से किसी की भी सदस्यता लेनी होगी, सिद्ध करनी होगी। तो फलाना फलाना सदन का क्या हो चुका है, सदस्य बन चुका है, तभी वो प्रधानमंत्री रह पाएगा। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। लोकसभा में बजट में नहीं बोल सकता, तो ये भी तो बताया था गलत है, बजट में क्यों नहीं बोलेगा वो लोकसभा में, जब वो सरकार को चलाने का काम उन्हीं को दिया जाता है प्रधानमंत्री को, तो वो बजट के बारे में नहीं बोलेंगे। अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में वह अपने पक्ष में मत नहीं दे पाएगा, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव में मत कौन देंगे? जो लोकसभा के सदस्य होते हैं ना वो देंगे, केवल जो लोकसभा के सदस्य होंगे वो देंगे, क्योंकि ये खुद तो कितने दिन के हैं, राज्यसभा के सदस्य है, तो क्या करेगा, ये मत नहीं दे पाएगा, तो इसको मत देने का अधिकार नहीं मिल सकता, क्योंकि लोकसभा के सदस्यों को अविश्वास प्रस्ताव कहाँ लाया जाता है, लोकसभा में ही लाया जाता है, तो वहाँ उनका ये सदस्य है नहीं, तो इसमें डी आंसर हो जाएगा 41 का, ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी एक मूल आधारिका है जिससे भारतीय संविधान विकसित हुआ है? सबसे मेन काम किसका था भारत के संविधान को विकसित करने में? तो देखो सबसे ज्यादा प्रावधान कहीं से लिए गए हैं ना, तो वो लिए गए भारत शासन अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, तो 1935 सन, उससे बहुत सारे जो हैं आर्टिकल्स जो हैं संविधान के वो बहुत सारे लिए गए हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। पहले ही हमारी जो क्लास थी उसमें बताया था कितने कितने क्या क्या प्रावधान हैं, क्या क्या लिए गए हैं, संघीय व्यवस्था हो गई, सारे जो
आर्टिकल्स का मैक्सिमम जो है वो लिया गया है भारत शासन अधिनियम 1935 से। पहली क्लास देख सकते हैं, आपको ये सारे एक्ट अच्छे से पता चल जाएगा। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि यूएस के संविधान से क्या लिया गया है, ब्रिटेन से क्या लिया गया, ब्रिटेन से संसदीय व्यवस्था ली गई है, और यूएन घोषणा पत्र से क्या लिया गया है। यूएन घोषणा पत्र से आपको बताना है यूएस के संविधान से फंडामेंटल राइट के अलावा और क्या लिया गया है वो बताना है, और यूएन के घोषणा पत्र से कुछ लिया गया है तो वो भी बताना है कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा मल्लिमत समिति 2003 ने किसके सुधार के लिए किसके सुधार के लिए तरीकों पर विचार किया था। मल्लिमत समिति से क्वेश्चन है, 2003 में ये बनाई गई थी। तो किसके सुधार के लिए किससे संबंधित है मल्लिमत समिति, बताओ। तो मल्लिमत समिति है ना, भारत की जो दांडिक न्याय प्रणाली है ना, उसके सुधार के लिए कुछ विचार दिए थे, कुछ तर्क दिए थे, उससे संबंधित है 2003 की मल्लिमत समिति। तो भारत की दांडिक न्याय प्रणाली से संबंधित है। किसकी डेट ऑफ बर्थ 2003 है, ये कमेंट बॉक्स में जरूर हाँ करें अगर है तो। और जो लास्ट क्वेश्चन था जो 2016 में पॉलिटिक्स से रिलेटेड था, वो था भारत के उपराष्ट्रपति बनने से पहले डॉक्टर एस राधाकृष्णन के द्वारा जो धारित पद क्या था। मतलब जब भारत के राष्ट्रपति बने थे ना डॉक्टर एस राधाकृष्णन, उस टाइम पे जब मतलब बनने से जस्ट पहले उनके पास कौन सा पद था, ऐसा क्वेश्चन पूछा है। तो वो ये क्या थे उस टाइम पे, ये यूएसएसआर जो था उस टाइम विघटन हुआ नहीं था यूएसएसआर का, उस टाइम पे ये वहां पे क्या थे, राजदूत थे, वहां पे ये राजदूत थे। सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और बचा हुआ है शायद, हाँ लास्ट क्वेश्चन है। 8 से 10 क्वेश्चन, शायद 9 या 10 क्वेश्चन थे 2016 में पॉलिटी के। तो ये जो लास्ट क्वेश्चन है उस ए सीरीज का सबसे लास्ट हुआ 120वां क्वेश्चन है। लोकसभा का अध्यक्ष लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। लोकसभा अध्यक्ष लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की क्या करता है, नियुक्ति करता है। क्योंकि लोक लेखा ऑडिटिंग समिति जो बनाई जाती है उसके लिए जो अध्यक्ष की नियुक्ति करना होता है ना, वो अध्यक्ष का ही काम होता है। पहला कथन सही है। संसद सदस्य और उद्योग और व्यापार जगत के लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्ति लोक सेवा समिति के सदस्य होते नहीं। लोक सेवा समिति जो ऑडिटिंग होता है ना उसमें संसद के सदस्य नहीं होते, तो ये गलत हो जाता है। पहला कथन सही है, दूसरा कथन गलत है, ये इसका क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाता है। फर्स्ट कथन सत्य है किंतु सेकंड कथन असत्य है। तो ये थे जो 2016 में एपीएफसी का एग्जाम हुआ था, उसमें जो पॉलिटी से क्वेश्चन आए थे जो मुझे लगे कि पॉलिटी के हैं, मैंने उनको छांट के दर लिया है। इसके बाद 2023 में एपीएफसी का एग्जाम हुआ। तो एपीएफसी का एग्जाम होता है तो उसमें भी कुछ क्वेश्चन थे, 8 से 10 क्वेश्चन थे। तो उसमें पहला जो क्वेश्चन था 2023 की बात करें तो भारत में स्थानीय शासन के बारे में जो थुंगन समिति, हमारी जो क्लास नंबर 10th जो है ना, क्लास नंबर 10th हमने जो पढ़ी थी, 10वें नंबर की जो हमारी सीरीज की 10वें नंबर की क्लास है ना, उसमें मैंने ये सारी कमेटियाँ अच्छी से पढ़ाई है। मतलब कि आपको सीरीज जरूर फॉलो करनी चाहिए। बेशक उसमें थोड़ी ऑडियो क्वालिटी वीडियो क्वालिटी आपको थोड़ा ऐसे लगे नॉर्मली, क्योंकि भी इतने अच्छे से रिसोर्सेज हैं नहीं, लेकिन फिर भी उसमें जो पढ़ाया गया है ना वो इस तरीके से ही पढ़ाया गया है कि कुछ भी छूटे ना टॉपिक का, चाहे इंपॉर्टेंट कोई केसेस हो, कोई समिति हो, कोई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से जहाँ से क्वेश्चन बनते हो, कोई आर्टिकल्स हो, कुछ अमेंडमेंट्स किए हुए हो, कंपैरिजन करके अगर टॉपिक्स कंपैरिजन के लायक है तो कंपैरिजन करना हो, ये सारी चीज़ें तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जैसे कि अब कि हमने थुंगन समिति स्थानीय शासन पढ़ा है तो पंचायती राज और नगर पालिका को एक साथ पढ़ा है, सहकारी समिति को एक साथ पढ़ा दिया, ताकि जो काफी सारी सिमिलरिटीज है ना वो याद अच्छे से हो जाते हैं। तो थुंगन समिति ने कौन कौन सी सिफारिशें दी थी, इसने दोनों सिफारिशें दी थी कि संवैधानिक दर्जा भी मिलना चाहिए जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को। बाद में फिर 1992 में जो 73वां संविधान संशोधन हो गया था उसमें तो पंचायतों को 74वें संविधान संशोधन 1992 में फिर नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा दे भी दिया गया था। 3 वर्षों का कार्यकाल ये इन्होंने क्या की थी, संस्तुतित की थी। 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए संस्तुति नहीं, 5 वर्ष के लिए की थी इन्होंने, 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए की थी, तो ये गलत हो जाता है, ये सही है। तो पहला बिल्कुल सही, कार्यकाल के लिए संस्तुति की थी लेकिन 5 साल के लिए की थी, 3 साल के लिए नहीं की थी। तो पहला क्वेश्चन क्या हो जाता है, सही हो जाता है, और दूसरा गलत, इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट जो है देखो, फाइनेंस कमीशन है ना, मैंने बहुत डिटेल से पढ़ा दिया है, आप जाके देख सकते हैं। और जो क्लास नंबर 12 जो कल ही आने वाली है, क्लास नंबर जो 12 अपनी हमारी कल जो आने वाली है, उसमें क्योंकि फाइनेंस कमीशन हम स्टेट के, सेंटर के, यूपीएससी
और पीएससी जो सारे कैसे बने, मतलब जो संवैधानिक आयोग है वो पढ़ेंगे सारे। उसमें और पढ़ा दूंगा मैं एक बार फाइनेंस कमीशन 15वां और 16वें की कंपैरिजन के साथ। एक एक साल में दो दो तीन तीन क्वेश्चन बनते हैं फाइनेंस कमीशन से। देखो 15वें वित्त आयोग की सिफारिश है 2023 की ये बात है, और 15वां वित्त आयोग बना था 2021 से 2026 के लिए। ठीक है, अब 26 में नया बन गया है, 16वां हो गया। तो पहली बात तो 15वां जो वित्त आयोग है ना, उसके अध्यक्ष कौन थे ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 16वें का तो याद रखना ही है, 15वें का भी याद रखना है। तो इसमें कौन सा कथन सही है बताना है। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों से संबंधित कौन सा कथन सही है। मूलभूत या निर्बंध जो बोलते हैं अनुदानों का उपयोग भारत में संविधान की 11वीं अनुसूची में प्रतिष्ठित 29 विषयों के अंतर्गत स्थान विशेष की आवश्यकताओं से संबंधित ग्रामीण स्थानीय निकायों के द्वारा वेतन तथा अन्य स्थापना लागतों के अतिरिक्त किया जा सकता है। तो जरूर किया जा सकता है। जो 29 विषय दिए गए हैं ना, अभी हमने पढ़ा था 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज, तो उनके जो निकायों के द्वारा जो वेतन और अन्य स्थापना लागत है ना, उनके अतिरिक्त भी काम में लिया जा सकता है। किसको? अनुदानों को, जो मूलभूत अनुदान है उनको। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरे स्टेटमेंट की बात करें तो बंध अनुदान वही जो अनुदानों का उपयोग स्वच्छता के लिए, ओडीएफ को दर्जा बरकरार रखने, घरेलू अवशिष्ट पदार्थों मलमूत्र का प्रबंधन, उपचार करने, मूलभूत सेवाओं के लिए किया जा सकता है। क्योंकि गांव में जाओगे तो गांव में ये सारी चीजें ही प्राइमरी होती है कि शिक्षा हो जाए, स्वच्छता हो जाए, जैसे नालियाँ साफ करना वगैरह, पानी की अच्छी व्यवस्था हो जाए। और स्वच्छता के लिए जो ओडीएफ है, ओडीएफ का दर्जा समझते हो आप? ओडीएफ दर्जा उन पंचायतों को दिया जाता है जो पूर्णतः खुले शौच मुक्त हो जाती है, यानी कि जो खुले में शौच जाना उस पंचायत में पूर्णतः बंद हो जाता है, या फिर सभी की एक प्रकार से टॉयलेट बन जाती हैं, फ्लैट बाथ बन जाती हैं। तो उन पंचायतों को ओडीएफ का दर्जा दिया जाता है। तो उनमें भी ये यूज लिया जा सकता है, क्योंकि ग्रांट मिलेगा तो पंचायतों को जाएगा तो इन्हीं सारे कामों में काम आने वाला है। तो दूसरा भी बिल्कुल सही हो जाता है। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, पीएचसी जिसको बोलते हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर सुविधाओं में नैदानिकी अवसंरचना तैयार करने के लिए स्वास्थ्य अनुदानों की सिफारिश की गई है। तो ये भी सही है। प्राथमिक स्वास्थ्य जो देखभाल सुविधा है ना, उनमें जो नैदानिक अवसंरचना तैयार करने के लिए, कि भाई जो दिन प्रतिदिन चाहने वाली जो इंफ्रा है ना, जो टेक्निक है, जो बिल्डिंग्स वगैरह हैं, जो चीजें सारी चाहिए, जो नैदानिक का मतलब जो रोजमर्रा की जिंदगी में चाहिए होती है पीएससी के लिए, तो स्वास्थ्य अनुदानों की जो मांग की जाती है उसकी सिफारिशों के तहत आ जाती है। तो ये सही है। तो इसमें तीनों के तीनों स्टेटमेंट 15वें वित्त आयोग से संबंधित क्या हो जाते हैं? सही। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखो, फिर उसी साल की बात कर रहा हूँ मैं, 2023 की, और क्वेश्चन आए बैक टू बैक। ये राज्य वित्त आयोग से आ गया। कार्यों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? सही कथन बताने हैं। राज्य वित्त आयोग से संबंधित है। यह आयोग राज्य में मौजूद स्थानीय शासन संस्थानों की आर्थिक स्थिति की समीक्षा करता है। तो बिल्कुल सही है। राज्य की आर्थिक की जो राज्य की जो स्थानीय संस्थाएं हैं ना, उनकी समीक्षा करने के लिए आर्टिकल भी है। जो आर्टिकल पंचायतों से संबंधित शायद 243 के है, और नगर पालिकाओं से संबंधित 243 जेड ए। ये आप कंफर्मेशन कर लेना, शायद मैं बोल रहा हूँ तो आप इसको कंफर्मेशन कर लेना। अदरवाइज आप क्लास नंबर जो 10 है उसमें पंचायती राज का टॉपिक कवर है हमारा, दोनों अच्छे से कवर है, तो आप वो देख सकते हैं। मैं सीरीज की प्लेलिस्ट डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम चैनल की सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और आप चैनल को विजिट भी कर सकते हैं। यह आयोग ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय शासन संस्थानों के बीच राजस्व के बंटवारे का पुनरावलोकन करता है। गांवों के बीच में और शहरी स्थानीय स्वशासन, वही पंचायती राज और नगर पालिकाओं के बीच में कितना कितना वित्त जाना है, ये राज्य का जो वित्त आयोग है ना, वही डिसाइड करता है। दोनों सही है, और ये मैंने पढ़ाया भी था उसमें अच्छे से। इनका काम क्या होता है, राज्य वित्त आयोग का काम क्या होता है, कौन गठित करता है, राज्यपाल के द्वारा ही गठित किए जाते हैं, और ये रिपोर्ट किसको देते हैं, सारी चीज़ें हमने अच्छे से डिटेल से कवर की थी। तो और जो नेक्स्ट क्लास हमारी 12वीं आ रही है, 12वें नंबर की, उसमें जो संवैधानिक आयोग है उसमें भी ये पढ़ाया जा रहा है। मैं दोबारा से इसको पढ़ा रहा हूँ, फाइनेंस कमीशन और राज्य वित्त आयोग को। तो कल इसको भी देख सकते हैं आप। इसके अलावा अब देखो, दो क्वेश्चन आए थे बैक टू बैक वित्त आयोग से आगे, और एक स्टैटिक से था, एक 15वें वित्त आयोग करंट से बना दिया उसने। 23 की बात चल रही है, तो 26 वाला बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, 2031 तक इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको अच्छे से देख लेना चाहिए उसको। एक या तो चैनल पर विजिट करना फाइनेंस कमीशन, अब थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो मैं या तो लिंक डाल दूँ डिस्क्रिप्शन में। 15वें 16वें वित्त आयोग की मैंने कंपेरिजन करवा के अच्छे से पढ़ाया गया है। 10 से 15 मिनट का वीडियो है,
आपकी मतलब कोई कमी रहने वाली नहीं है, बहुत हद तक आपकी बहुत सारी चीज़ें इसमें कवर हो जाएंगी अच्छे से। कुछ सिफारिश थी, कुछ क्या कुछ नया जोड़ा गया है, क्योंकि ये 2026 में लागू हुआ है। 26 के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है, 27 के लिए इम्पोर्टेंट है, और यहाँ तक ये 31 तक चलने वाला है, तो किसी भी साल इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है फाइनेंस साइंस का टॉपिक, तो इसको देखे जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कारखाने, खान या किसी अन्य परिसंकट में नियोजन में बालकों के नियोजन से संबंधित, फंडामेंटल राइट आ गया। बालकों का नियोजन किसमें है? आर्टिकल 23 में है, और 24 में, मतलब 23 में तो बलात्सरम वगैरह है, बलात्सरम और बलात्सरम पर निषेध मतलब, और 24 है आर्टिकल जो किससे संबंधित है, वो है बालकों के नियोजन को प्रतिबद्ध करता है, आर्टिकल 24 करता है। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 24। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन जो 2023 में आया था एपीएफसी में, तो ये सही पूछ रहा है, इसमें सही बताना है इनमें से निम्नलिखित में से कौन से वे भारत की संचित निधि पर पारित होते हैं। भारत की संचित निधि हमने पढ़ी थी, जो लिस्ट पढ़ी थी ना हमने 266 के तहत, 266 तो वो भारत की संचित निधि कौन कौन से इनमें से भारित है भारत की संचित निधि पर, वो हमें बताना है। जैसे भारत की संचित निधि पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, हाँ राष्ट्रपति की परिलब्धियां, वेतन, वेतन, उसके कार्यालय संबंधित खर्च, सही है। ऋण भार जिसके लिए भारत सरकार उत्तरदायी है, मतलब जो ऋण भार भारत के सरकार के द्वारा लिए गए उनको उतारना है, ऋण देना है, तो उनके लिए भी जो देने का काम होगा वो संचित निधि से ही होता है, दूसरा भी सही है। उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों के देय, उनके वेतन भत्ते, पेंशन, ये बिल्कुल सही है। देखिए सुप्रीम कोर्ट के तो जो मैंने पढ़ाया था, जुडिशरी पढ़ाया तब भी पढ़ाया था, संसद पढ़ाया तब भी पढ़ाया था, लेकिन इनके वेतन भत्ते हैं ना, वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के तो कंप्लीट वेतन भत्ते पेंशन सब कुछ भारतीय संचित निधि पर भारित होते हैं। लेकिन जैसे हाई कोर्ट की बात आती है, कुछ न्यायालयों की बात करते हैं, तो उनके वेतन और भत्ते तो कौन दे देता है? वेतन भत्ते तो कौन देता है? वहाँ के जो संबंधित राज्य है ना वो दे देगी, लेकिन जो पेंशन होती है ना, वो पेंशन किसके ऊपर होती है? भारत की संचित निधि पर भारित होती है। तो ये याद रखना आपको, हाई कोर्ट उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की पेंशन भारत होती है किस पर? भारत की संचित निधि पर, और वेतन भत्ते होते हैं राज्यों की संचित निधि पर। तीसरा स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि यहाँ पे उच्च न्यायालयों के लिए दिया गया है, उच्चतम न्यायालयों के लिए है, और यहाँ पे सब कुछ भारत की संचित निधि पर हो। इसके अलावा राज्यसभा के सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति हो गया, और उपसभापति लोकसभा के स्पीकर, स्पीकर यानी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते भी इसी पर भारित होते हैं। जो वेतन भत्ते, तो ये सारी चीजें ना भारत की संचित निधि पर भारित होती है, ये सारी सारी सही हैं। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि कौन सी अनुसूची है जिसमें ये सारी चीजें हैं कि भारत की संचित निधि पर भारित होंगी, किन किन के वेतन भत्ते। तो इनसे संबंधित जो अनुसूची है ना वो आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखना है। इस अनुसूची के तहत ये वेतन भत्ते निर्धारित किए जाते हैं। चलो मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ, उनमें से एक बताना है, अनुसूची नंबर 2 या फिर अनुसूची नंबर 3, इनमें से आपको बताना है कौन सी है। तो इसके राइट आंसर क्या हो जाएगा? सारे सही हो जाएंगे, 20 का राइट आंसर हो जाएगा, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखो, क्यूरेटिव पिटीशन आ गई, उपचारात्मक याचिका, जुडिशरी से क्वेश्चन है और जुडिशरी से क्वेश्चन है, तो उसमें बताना क्या है? सही बताना है हमें कि क्यूरेटिव पिटीशन यानी उपचारात्मक याचिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा पता है? सही बताना है। देखो इस पर केवल भारतीय उच्चतम न्यायालय में विचार हो सकता है, बिल्कुल सही है। उपचारात्मक, अगर उपचारात्मक याचिका कोई जाती है ना, क्यूरेटिव पिटीशन से हो जाती है, मतलब एक बार डिसीजन सुनाने के बाद में भी दोबारा कि आप उससे संतुष्ट नहीं हो और आप चाहो कि दोबारा से उसके ऊपर रिव्यू किया जाए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो ये केवल सुप्रीम कोर्ट में ही हो सकता है। उपचारात्मक आपके डिसीजन सुनाए हुए डिसीजन में इस तरीके से कि उसमें कुछ त्रुटि है, या फिर कोई मतलब कोई नया कुछ ऐसा मिल गया जो शायद उस टाइम पे केस की सुनवाई के टाइम पे नहीं था, कुछ ऐसा क्ल्यू मिल गया, तो क्यूरेटिव पिटीशन हो गया। पहला स्टेटमेंट तो सही हो जाता है, केवल सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। इस पर भारतीय उच्चतम न्यायालय में उच्च न्यायालय पर विचार हो सकता है, गलत है, केवल सुप्रीम कोर्ट में विचार हो सकता है। ये हमने पहला स्टेटमेंट दूसरे स्टेटमेंट को देखोगे तो कितने दोनों एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता है, इनमें से एक तरह तो गलत जरूर गलत होने वाला है। देखो यहाँ पे केवल लिखा हुआ है उच्चतम न्यायालय और यहाँ पे दोनों लिखा हुआ है, तो ये तो बिल्कुल इसमें ये उच्चतम न्यायालय नहीं आएगा, सॉरी उच्च न्यायालय नहीं आएगा, केवल एक सही आएगा, उच्चतम न्यायालय उच्चतम न्यायालय है। उसका उपचारात्मक याचिका दायर करने के लिए किसी वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा प्रमाणन की आवश्यकता होगी, ये बिल्कुल सही है। कोई मतलब कि वरिष्ठ जो है, सीनियर मोस्ट जो जज है ना, सॉरी एडवोकेट जो है, सीनियर मोस्ट एडवोकेट के सर्टिफाइड होना चाहिए वो, जो उपचारात्मक याचिका होगी। तो 57वें क्वेश्चन में डी आंसर आ जाएगा, यानी 1 और 3 सही आंसर हो जाएगा 57वें क्वेश्चन में, ये आंसर हो जाता है। क्यूरेटिव पिटीशन याद रखना, आपको थीम याद रखना है, मैंने क्वेश्चन ज्यादा आपको थीम पकड़नी है हर क्वेश्चन पे। इसके अलावा राज्यपाल के अध्यादेश
बनाने की शक्ति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही नहीं है। राज्यपाल के अध्यादेशों से क्वेश्चन है। राज्यपाल अध्यादेश किससे जारी करता है? आर्टिकल 213 के तहत जारी करता है, याद रखना। गलत हमें बताना है, इनमें से गलत बताना है हमें। पहला बोल रखा ये है विवेकाधीन शक्ति है, गलत बताना है। देखो, अध्यादेश जारी करने की शक्ति संविधान में दी गई है, लेकिन ये विवेकाधीन शक्ति नहीं है राज्यपाल की। इसके लिए मंत्रियों की सलाह की आवश्यकता नहीं, गलत है। अध्यादेश जारी करने तो पहली बात, राज्यपाल क्या है वो विवेकाधीन शक्ति नहीं है, ऐसे ही जारी नहीं कर सकता। इसके अलावा राज्यपाल के अध्यादेश बनाने की शक्ति अनुसूची 7 किस तीनों बच्चों पर थोड़ी आएगी कि वो राज्य सूची के विषयों पर या फिर जहां तक हो सके संवर्ती सूची के कुछ विषयों पर बना सकता है। वो जहाँ मतलब कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति क्या मतलब किन विषयों तक होगी? जहां तक कि संसद को कानून बनाने की होती है, वो आर्टिकल 123 के तहत होती है राष्ट्रपति को। राज्यपाल को 213 के तहत कहाँ तक? जहाँ राज्य सूची कि मतलब जहाँ राज्य सरकार है ना, राज्य विधानमंडल को कानून बनाने की शक्ति होती है ना, वहां तक ये क्या कर सकते हैं? जारी कर सकते हैं, सभी सूचियों पर नहीं। गलत है ऐसे। तो राज्यपाल अध्यादेश के माध्यम से किसी संघ सूची के विषय पर कानून थोड़ी बता सकता है। तो पहला और दूसरा गलत हो जाएगा। हमें गलत ही बतानी थी, तो हमारे हिसाब से भी तो एक सही आ रहा है, 2 सही आ रहा है। संवर्ती विषयों से संबंधित संघ की विधि के विरुद्ध मामला होने पर राज्यपालों का अध्यादेश इस विरुद्धता के बावजूद अभिभावी होगा यदि अध्यादेश भारत के राष्ट्रपति के अनुदेश के अनुसरण से बनाया गया हो। ये मैंने जब राज्यपाल पढ़ाया था, कंपैरिजन करके पढ़ाया था राष्ट्रपति और राज्यपाल, तब बताया था कि अगर संघ सूची का कोई विषय है इसमें संसद और राज्य ने दोनों ने कानून बनाया है, और अगर उसके बीच कोई डिस्प्यूट हो जाता है किसी बात को लेके, तो जहां तक संसद का कानून प्रभावी होगा ना, जहां तक संसद का कानून होगा वहां तक राज्य ने जो कानून बनाया सेम विषय पर, जहां तक दोनों ने एक साथ कानून बना दिया तो संसद का कानून प्रभावी होगा, याद रखना। और दूसरी कंडीशन ये बताई थी कि अगर ये जो राज्य है वो राष्ट्रपति से सलाह ले ले, परामर्श ले ले या फिर सिफारिश करवा ले, तो फिर संसद का नहीं, फिर उसकी संबंधित विषय पर राज्य का कानून मान्य होगा, तो संसद का कानून अवैध हो जाएगा। तो सेम उसी तरीके से है। अब यहाँ पे संसद और राज्य तो है नहीं, अब उसी विषय पर अगर राज्यपाल कानून बना रहा होगा तो भी वही सेम कंडीशन होगी। अगर वो राष्ट्रपति के अनुदेश का अनुसरण कर लिया गया है तो फिर राज्यपाल का कानून प्रभावी हो जाता है, अनुसरण बनाया गया है। तो ये स्टेटमेंट सही हो जाता है, और हमें गलत बताने थे तो हमारे हिसाब से क्वेश्चन गलत हो जाता है। सही हमें नहीं बताने, गलत बताने थे, गलत हो गया। 1 और 2 हमारे क्या थे? गलत स्टेटमेंट थे इस क्वेश्चन के हिसाब से। तो ए इसका राइट आंसर हो गया। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये लास्ट क्वेश्चन था 2023 का। कितने क्वेश्चन आए थे? 8-9 क्वेश्चन जो थे, जो प्योर पॉलिटी से थे। इसमें हमें बताना था जिला योजना समिति और महानगर योजना समिति, ये भी उसी में क्या 10th नंबर की क्लास में जब पंचायती राज और स्थानीय स्वराज उसी में आते हैं। 243 ZD जिला योजना समिति से आ जाएगा, और ZB है किससे संबंधित? ये महानगर योजना समिति से संबंधित है। 243 ZB। ये आर्टिकल्स आप एक बार शोर कर लेना, कंफर्मेशन कर लेना। ZD तो है जिला न्यायालय से संबंधित है, वो तो सही है। तो इसमें हमें बताना है, कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। सही बताना है हमें, सही। तो जिला योजना समिति मैंने बताया कहाँ पे आती है? ये आती है 243 ZD, जो नगर पालिकाएं है ना, वहां से आती है। के मामले में जिला योजना समिति के मामले में कम से कम 4/5 सदस्य जिला स्तर पर पंचायतों के जिले के नगर पालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा अपने में से निर्वाचित होते हैं। बिल्कुल सही है, कम से कम 4/5 सदस्य तो होने चाहिए, अपने में से निर्वाचित होने चाहिए जिले के। उनका अनुपात जिले में नगरीय क्षेत्रों की एवं ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या के अनुपात के अनुसार होगा। तो बिल्कुल सही। जिला है तो वहाँ देखो नगर भी होंगे और ग्रामीण भी होंगे, तो उनकी जिनकी जनसंख्या कितनी कितनी है उनके अनुपात में सदस्य संख्या कितनी होगी वो डिसाइड होता है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा, महानगर योजना समिति के मामले में महानगर योजना समिति वो जिला के लिए था, ये केवल नगर के लिए हो जाएगी, वो पूरे जिले के लिए। समिति में कम से कम 2/3 सदस्य महानगर क्षेत्र की नगर पालिकाओं से निर्वाचित सदस्य। अब महानगर योजना समिति में क्या होंगी? पंचायतों के अध्यक्षों के द्वारा अपने में से निर्वाचित किए जाएंगे। तो पंचायतों के सदस्य भी आते हैं महानगरों की, वो निर्वाचित करते हैं अपने में से कुछ लोगों को। उनकी सीटों के अंश का अनुपात उस क्षेत्र की नगर पालिकाओं की पंचायतों की जनसंख्या के अनुपात पर आधारित होता है। मतलब एक बड़ा नगर है, इसके तहत जो पंचायत आ रही है तो उनके पंचायतों के अध्यक्षों में से एक तो सदस्य चुने जाएंगे, 2/3 होंगे टोटल महानगर क्षेत्र से, और जनसंख्या के अनुपात पर ये सदस्य संख्या निर्धारित की होगी। क्योंकि यहाँ पे जिला था तो नगर और पंचायतें दोनों आ गई थी, और यहाँ पे महानगर है तो यहाँ पे भी नगर और नगर पालिका आ जाएंगे और पंचायतें दोनों आ जाएंगे। तो इसका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा? दोनों सही हो जाएगी।
तो ये दोनों क्या हो जाएंगे इस क्वेश्चन में, सही हो जाएंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो थीम देख लेना आप, कहाँ कहाँ से क्या क्या क्वेश्चन, जुडिशरी देखा, फाइनेंस कमीशन देखा, संसद राज्यपाल देखा हमने, यहाँ तक कि स्थानीय स्वशासन से दोनों साल क्वेश्चन, उस साल भी क्वेश्चन था, तुंगन समिति पूछा था, इस साल भी क्वेश्चन पूछा। ये एपीएफसी के क्वेश्चन करवा रहा हूँ मात्र मैं आपको, ईओआरओ के नहीं, जो यूपीएससी ने पूछे और एपीएफसी में पूछे। उसके बाद में पिछले ही साल जो 30 नवंबर को एग्जाम हुआ था, सीआरटी कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट, मतलब ईओएओ का और एपीएफसी का एक साथ ही एक एग्जाम करवा दिया गया था, तो उसके क्वेश्चन है। और तो ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि 2025 और 2026 बैक टू बैक पता चलेगा ज्यादा। देखो इस बार क्वेश्चनों को बड़ा लेंथ भी कर दिया गया, देखो बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे, और थोड़ा सा है जो लेवल भी थोड़ा देखो पढ़ोगे तब पता चलेगा, कुछ हाई हाई सा लेवल है थोड़ा, मतलब लेवल को भी थोड़ा बढ़ा दिया गया था इस बार। तो अगर 39वें क्वेश्चन की बात करें, 39 मतलब ए सीरीज के क्वेश्चन है, ए सीरीज में 39वें नंबर पे था पॉलिटिकल क्वेश्चन, 39 से 50 तक कंटिन्यू थे। तो पहला क्वेश्चन है, कौन से कथन सही है बताने हैं कूट का प्रयोग करके। तो भारत जो है का मुख्य न्यायाधीश, भारत का मुख्य न्यायाधीश भारत के सर्वोच्च न्यायालय में उच्चतम प्रशासनिक अधिकारी होता है, ये गलत है। उच्चतम प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी कौन, प्रशासन चलाने का काम किसका होता है, कार्यपालिका का होता है, यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर होता है। जबकि उच्चतम मतलब सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी होता है, न्याय न्याय देने वाला सर्वोच्च होता है जो भारत का, माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश। प्रशासनिक अधिकारी प्रशासन का काम होगा, कार्यपालिका से होगा। सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट यहाँ लगेगा आर्टिकल 50, तो पहला कथन गलत हो जाता है। दूसरा, सर्वोच्च न्यायालय एवं उसकी रजिस्ट्री का कार्य संरचना के निर्धारण हेतु प्रशासनिक शक्तियां अनन्य रूप से भारत के मुख्य न्यायाधीश में निहित है। तो ये हो जाता है सही, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट चलाना है, सुप्रीम कोर्ट चलाना है, उसकी जो कार्य है उसकी संरचना कैसी होगी, पावर्स क्या क्या दिए जाएंगे, ये किसके पास होंगे। तो सुप्रीम कोर्ट चलाना है तो उसका जो लीडर होगा, जो हेड होगा, यानी सीजीआई जो होगा, उसी के पास, वही निर्धारित करेगा, तो उसी के पास है ये सारी पावर्स। तो दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसके अलावा, एक व्यक्ति जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहा हो, सेवानिवृत्ति के पश्चात केवल भारत के सर्वोच्च न्यायालय में ही वकालत कर सकता है, न कि भारत के किसी अन्य न्यायालय में। गलत है। जुडिशरी पढ़े थे तब हमने एक एक कंडीशन को अच्छे से जाना था कि अगर भारत का न्यायाधीश रहता है कोई, तो प्रमोशन हो सकता है, हमने कहा था प्रमोशन हो सकता है, पदोन्नति हो सकती है, अवनति नहीं हो सकती। यानी कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बन गए ना, तो आप मुख्य न्यायाधीश बन सकते हो, आप वापसी वकालत नहीं कर सकते किसी भी उच्च न्यायालय में, नीचे नहीं आ सकते, मतलब अपने पद से नीचे नहीं आ सकते। और इसी तरीके से राज्य के लिए था, अगर राज्य में अगर आप वकील हो, सही, हाई कोर्ट में अगर आप वकील हो तो आप हाई कोर्ट के जज बन सकते हो, सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हो, सीजेआई भी बन सकते हो। और अगर हाई कोर्ट में आप हाई कोर्ट के सीजेआई हो, तो आप किसी दूसरे की सीजेआई तो बन ही सकते हो, किसी दूसरे न्यायालय की, जैसे किसी राजस्थान हाई कोर्ट के है तो आप, तमिलनाडु हाई कोर्ट है, किसी दूसरे हाई कोर्ट के आप सीजेआई बन सकते हो। और इसी के अलावा उसका प्रमोशन और हो जाएगा, तो फिर सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बन सकता है, मतलब प्रमोशन हो सकता है। यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है कि जज बन गया, ऑलरेडी जज बन चुका है हाई सुप्रीम कोर्ट का, अब उसको नीचे लेके आएंगे किसी हाई कोर्ट में वकालत कराने के लिए, तो ये गलत है। तीसरा स्टेटमेंट गलत है, दूसरा सही है। देखो तीसरा गलत है, दूसरा सही है, पहला भी गलत था, तो इसका राइट आंसर तो डी आएगा। डी पढ़ लेते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक नामित वरिष्ठ अधिवक्ता भारत में सर्वोच्च न्यायालय में अभिलेख अधिवक्ता एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के बिना प्रस्तुत होने के लिए अधिकृत नहीं है। ये बिल्कुल सही है। सर्वोच्च न्यायालय का कोई नामी जो सिटीजन है ना, वरिष्ठ अधिवक्ता यानी सीनियर मोस्ट जो एडवोकेट है, वो सर्वोच्च न्यायालय में जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है ना, अभिलेख जो अधिवक्ता के बिना प्रस्तुत होने के लिए अधिकृत नहीं। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहले ही क्वेश्चन का देखो। अब देखो क्वेश्चनों का लेवल, इससे पहले जुडिशरी पढ़ा था तो इन्हें आसान क्वेश्चन थे, अब देखो इनमें थोड़ा डीप करते जा रहे हैं, अंदर जाते जा रहे हैं। इसके अलावा इसको साथ ही देखते हैं, ईवीएम के बारे में है। ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में क्वेश्चन है। और पहला स्टेटमेंट सही बताना है इसमें, लोकसभा चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का सर्वप्रथम प्रयोग, देखो ऐसे देखो ना, सबसे पहले यूज हुआ था 1982 में हुआ था। कहाँ पे, केरल में हुआ था, केरल विधानसभा में हुआ था। लेकिन लोकसभा में पूर्ण रूप से अगर कहीं पे उपयोग हुआ था तो वो 2004 में ही हुआ था, तो पूरे देश में लोकसभा में यूज में लाया गया था ईवीएम। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाता है। नियंत्रण इकाइयों एवं वीवीपैट में बिल्कुल एक ही समय मतों के अभिलेखित किया जाता है।
नहीं, वो 7 सेकंड का गैप होता है। जैसे आपने वोट डाला है, वोट जैसे आपने बटन दबाया, जो मतलब वोट के लिए आपको जिसको वोट डालना है वो डाला, फिर 7 सेकंड के लिए एक पर्ची दिखती है। हाथ तुरंत नहीं, केवल 7 सेकंड का उनमें गैप भी होता है वीवीपैट में और इकाइयों में। एक ही समय मत का भी लेखित किया जाता है, 7 सेकंड के लिए वो रहती है, तो दूसरा गलत हो जाता है। भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा ईवीएम की अभिकल्पना एवं विनिर्माण के लिए 2 सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रम, जिसमें भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड काम में लाया गया है। तो ये दोनों जो है पीएसयूज हैं, इनका यूज होता है किसके लिए? ईवीएम मशीन बनाने के लिए। तो पहला और तीसरा सही हो जाता है, यानी सी इसका सही आंसर हो जाता है। इसके अलावा 2025 के क्वेश्चन से 40वां क्वेश्चन जो था उसकी बात करें तो भारत, ये भी जुड़ी श्री से, देखो 39वां क्वेश्चन जुड़ी श्री से, 40वां जुड़ी श्री से, बैक टू बैक क्वेश्चन जुड़ी श्री से थे। कितने सही हैं इनमें? सही स्टेटमेंट बताने हैं हमें, सही कितने स्टेटमेंट है। ठीक है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के पास दो अथवा अधिक राज्यों के बीच विवादों की अनन्य आरंभिक अधिकारिता है। गलत है। आर्टिकल 131 जब हमने पढ़ा था तो न्यायालय की सुप्रीम कोर्ट है, उस सुप्रीम कोर्ट के पास होती है आरंभिक अधिकारिता। आरंभिक अधिकारिता का मतलब क्या होता है? जो केस सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। तो जब दो या दो से अधिक राज्यों के बीच डिस्प्यूट होगा तो वो उच्च न्यायालय में तो किसी हाल में नहीं जा सकता। मान लेते हैं राजस्थान और हरियाणा में के बीच कोई किसी बात को लेकर डिस्प्यूट है, कर्नाटक और तमिलनाडु में भी किसी बीच को किसी मतलब किसी चीज को लेकर डिस्प्यूट है, तो ऐसे थोड़ी ना होगा कि भाई तमिलनाडु जो हाई कोर्ट है वहां पे ये मामला जाएगा तो फिर ये कर्नाटका मतलब इससे संतुष्टि नहीं होगा। तो जो संविधान में भी है ना प्रारंभिक अधिकारिता है ना, वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को है। आप जुडिशरी का चैप्टर पढ़े, अगर आपने ये सारे कंसेप्ट नहीं पढ़े हैं तो उसमें मैंने अच्छे से पढ़ाए हैं। तो आरंभिक क्षेत्र अधिकारिता केवल सुप्रीम कोर्ट के पास है, पहला गलत स्टेटमेंट है। इसके अलावा केवल भारत के सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय एवं जिला न्यायालयों के पास ही रिट जारी करने की शक्ति होती है। रिट पढ़ा था हमने आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को, 226 के तहत हमने हाई कोर्ट को पढ़ा, लेकिन कोई आर्टिकल मैंने ऐसा नहीं पढ़ाया, ना हमने कभी पढ़ा है कि जिला न्यायालयों को भी कोई रिट जारी करने की शक्ति है। तो जिला न्यायालयों को नहीं है, इन्होंने तीनों के लिए दिए है, केवल और लगा रखा है तीनों के लिए, तो गलत है। ये दोनों स्टेटमेंट ही गलत है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की संपूर्ण नियुक्ति प्रक्रिया में किसी राज्य के मुख्यमंत्री की कोई भी भूमिका नहीं होती, कोई भी भूमिका नहीं होती। देखो ये है ना, इसको लेके अगर सिर्फ हम संविधान संविधान की बात करें, देखो एक बार लेकर जरूर आया गया था किसको? वो एनजेसी जब लागू किया गया था उसमें कार्यपालिका की भूमिका लेकर आई गई थी एक बार, लेकिन संविधान में है ना राज्यपाल के परामर्श पर जो हाई कोर्ट होता है, तो राज्यपाल के द्वारा संबंधित हाई कोर्ट के सीजीआई के परामर्श पर नियुक्ति की जाती है। मतलब इसमें मुख्यमंत्री की कोई भूमिका नहीं होती। एक तरीके से ये सही भी है ना, सही है, मुख्यमंत्री की कोई भूमिका नहीं होती। लेकिन जो राज्यपाल है ना, वो है ना परामर्श भी करता है कि किस जो मुख्यमंत्री है ना उससे परामर्श, कैसे संविधान में इसका उल्लेख नहीं है लेकिन परंपरा में है, लेकिन इसमें ऐसा कोई दिया हुआ नहीं है कि पूर्ण रूप से कि संविधान में स्पष्ट रूप से कहा गया है, ऐसा कोई प्रावधान में नहीं दिया गया। लेकिन वो जो राज्यपाल है ना इस तरीके से नियुक्ति करने से पहले सीएम की सिफारिश कर सकता है। तो पूर्ण रूप से कोई भी भूमिका नहीं है, ये गलत हो जाता है स्टेटमेंट। पूर्ण रूप से नहीं, अगर सिफारिश भी कर सकता है कौन? राज्यपाल कर सकता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की। न्यायालय कुछ विषय क्षेत्रों के न्यायकरण करते समय ऐसे स्थानीय रीति रिवाज परंपराओं का जो किसी संविधि या संविधान का खंडन नहीं कर रहे वो अभिज्ञात कर उनको ध्यान में रखते हैं। न्यायालय कुछ विषय क्षेत्रों में जिस जब न्याय करते हैं ना उस समय किसी स्थानीय क्षेत्र से संबंधित कोई रीति रिवाज हो गए, कोई परंपराएं हो गई, उनको जब कोई संविधान का मतलब कोई संविधि जिसको बोलते कोई लो जो लेकर आ रहे हैं, कोई संविधान में कोई कानून बनाकर कोई संविधि लाई जा रही है, संविधान का खंडन नहीं करते, तो उनको अभिज्ञात करके ध्यान में रखते हैं। तो ये सही है, जब वो डिसीजन सुनाते हैं तो सारे रीति रिवाज परंपराओं का अगर सभी चीजों का ध्यान रखते हैं कि वे किसी लो को मतलब कि न किसी लो को मतलब लो में जो सारी कंडीशंस लिखी हुई हैं उनको डिस्टर्ब तो नहीं कर रहे इस तरीके से। तो ये चौथा स्टेटमेंट सही है। तीसरा देखो जब ऑफिशियल आंसर किया है तब उसमें पता चलेगा, क्योंकि कई बार है ना वो जो माननीय यूपीएससी संस्थान है ना वो ही उन्हीं को पता होता है इसका आंसर क्या होता है। कर कर रख बिल्कुल करेक्ट। तो इसमें देखो यस भी हो सकता है, नो भी हो सकता है, लेकिन हम इसका आंसर अभी हम मानेंगे नहीं, इसको गलत मानेंगे और केवल एक स्टेटमेंट सही मानेंगे, यानी ए इसका राइट आंसर मानेंगे, ए इसका राइट आंसर मानेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नेवा से संबंधित है। नेवा यानी क्या हो जाएगा?
वन नेशन वन ऐप, वन नेशन वन एप्लीकेशन, नेवा वन नेशन वन एप्लीकेशन से संबंधित है, राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन। और इसके बारे में सही हमें बताना है कि सही क्या क्या है। तो देखो, ये है भारत सरकार का एक डिजिटल प्रोग्राम, इंडिया प्रोग्राम है, डीआईपी है, इसके अंतर्गत एक मिशन मोड परियोजना सही है। मतलब एक वन नेशन वन एप्लीकेशन, मतलब कोई भी सारी सेवाएं एक एप्लीकेशन पर मिल जाए। यह एप्लीकेशन एक राष्ट्र एक एप्लीकेशन, हाँ ये आ गया ना, वन नेशन वन एप्लीकेशन के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये भी सही हो जाएगा। संसदीय सचिवालय द्वारा विकसित की गई, ये गलत है, संसदीय सचिवालय के द्वारा विकसित नहीं किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य विधानमंडलों के सभी कार्यों का संपूर्ण डिजिटलीकरण करना है, तो ये बिल्कुल सही है, राज्य विधानमंडलों से संबंधित है। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, संसदीय सचिवालयों के लिए दिया गया, तो ये गलत है। राज्य विधानमंडलों के सभी कार्य एक जगह आपको मिल जाए, संपूर्ण कार्य क्या हो, डिजिटली करा, तो आप ऑनलाइन जाओ और नेवा एप्लीकेशन पे जाके देख लो सारी चीजें, तो ये सही है। 1 2 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखो ये क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है, जो स्टैटिक पॉलिटी होती है उनसे हट के करंट में कुछ क्या कुछ अपडेट है, लिंक करके पूछ रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स को, मतलब कि साइंस एंड टेक उसमें पॉलिटी में वो कर दिया, मर्ज करके पूछ रहा है। 43वीं क्वेश्चन की बात करें तो स्माइल योजना से संबंधित पूछ रहा है कि आजीविका माध्यम के लिए हाशिए पर पड़े जो व्यक्तियों के लिए स्माइल योजना, इसको बोलो सब स्माइल, SMILE, मतलब कि सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड जो इंडिविजुअल्स हैं, जो फॉर उनके लाइवलीहुड एंड क्या है एंटरप्राइजेस के लिए, यानी कि उनके उद्यम के लिए एवं आजीविका के लिए, जो मार्जिनलाइज्ड मतलब जो हाशिए पर पड़े हुए हैं, और उन व्यक्तियों के लिए क्या एक स्कीम लाई गई है, पुनर्वास योजना। तो वो किससे संबंधित है, देखो वो जो है परलैंगिक या ट्रांसजेंडर व्यक्ति इसके तहत आ सकते हैं, और भिक्षावर्ती जो भीख मांगते हैं व्यक्ति हैं वो भी इसी के तहत आते हैं, तो वो भी मार्जिनलाइज्ड की श्रेणी में आते हैं। तो ये दोनों को प्रॉफिट देने के लिए, दोनों को मतलब सुरक्षा प्रदान करने के लिए, कुछ आजीविका प्रदान करने के लिए, उद्यम प्रदान करने से संबंधित है, तो सही है, जो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट की बात करें, गनहरी यानी कि राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थान का वैश्विक संगठन है ये, इसको जनहरी बोलते हैं, जनहरी बोलो गनहरी बोलो। इसके संबंधित हमें सही स्टेटमेंट बताने हैं, सही कौन कौन सा, तो ये यूएन पेरिस सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है, तो बिल्कुल सही है गनहरी, यूएन के जो पेरिस सिद्धांत है ना, राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थान उसी पर कार्य करता है वैश्विक स्तर पर, तो सही है। दूसरा यह है पूर्णकालिक एवं आंशिक अनुपालक सदस्यों को क्रम से ए और बी में प्रत्याशित करता है, पूर्णकालिक ए में और आंशिक जो है बी में, ये भी सही है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग NHRC भारत को वर्ष 2005 में ए प्रत्याशित वर्गीकृत किया गया था, गलत है। ये जो चूंकि ये वो श्रेणी जारी करता है कि ए वर्ग में है, बी वर्ग में है, और मानव अधिकार का पालन किस हद तक किस देश के द्वारा किया जा रहा है, तो भारत है ना 2023 में इसको बी दर्जा मिला था भारत को, पहले ए था बाद में बी हो गया था, और 2025 में भी इसी को कंटिन्यू चल रहा है, यानी बी दर्जा है भारत को, इसके लिए भारत को प्रत्याशित वर्गीकरण बी है NHRC के लिए, तो ये गलत हो जाएगा, इसमें ए दिया हुआ है, ए दर्जा नहीं है भारत में, बी ही दर्जा है अभी तक, तो ये गलत हो जाएगा, ये दोनों सही हो जाएंगे, यानी ए इसका राइट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 45वें क्वेश्चन की, तो ये देखो ये संविधान के भाग पढ़ाते टाइम मैं अच्छे से बताता हूँ कि देखो छोटी छोटी चीजें हैं ना, वो भी हम मिस नहीं करते, क्यों नहीं करते, क्योंकि क्वेश्चन पूछता है। संसद से संबंधित प्रावधान भाग 5 में है, राज्य से संबंधित 6 में है, और सहकारी समितियां 9B में होगी, और भारत सरकार की जो उधारी होती है ना वो भाग 12 में है। कैसे कैसे जोड़ोगे इसको, ए में आ जाएगा क्या 4 आ जाएगा, ए में आ जाएगा 4 आ जाएगा, राज्यपाल बी 1 में चला जाएगा, बी 1 में चला जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की जो उधारी हो गई वो 3 का 3 में भाग 12 में आ जाएगा, और सहकारी समितियां हमने क्लास 10 आपको विजिट करनी है, और आपके ये सारे कंसेप्ट हो जाएंगे कवर, तो डी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, भाग, ये आसान क्वेश्चन था बिल्कुल। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो जीएसटी परिषद का एक सदस्य नहीं है, जीएसटी काउंसिल की बात करो, किस अमेंडमेंट के द्वारा और किस आर्टिकल में जोड़ा गया है, ये आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में जरूर जरूर बताना है। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो कौन शामिल नहीं है जीएसटी परिषद में, केंद्रीय वित्त मंत्री है, केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री भी है, प्रत्येक राज्य के द्वारा सरकार के द्वारा मनोनीत एक मंत्री भी है, राज्य के वित्त मंत्री भी है, लेकिन भारत का प्रधानमंत्री इसका सदस्य नहीं है। केंद्रीय वित्त मंत्री कौन होते हैं, इसके अध्यक्ष होते हैं। हाल फिलहाल में कौन है जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष, आप ये भी
बता सकते हो। ये दोनों तीनों चीज़ें जो मैंने पूछी है, आप इसको साथ साथ लिखते चलने का बहुत फ़ायदा है। आपको याद है तो और अच्छे से याद हो जाएगा, क्योंकि जब आप लिखते हो और कहीं कहीं पे कुछ चीज़ स्लिप हो रही हो तो फिर दिमाग है ना उसको याद करने की कोशिश करता है आपका ब्रेन, तो फिर याद आ जाता है। और अगर आप याद करते टाइम पे जैसे आप क्लास ले रहे हो, अगर आपको आंसर देना है तो इसी वीडियो में देखो नीचे एक जेमिनाई का ऑप्शन आ रहा होगा, जेमिनाई का लोगो बना हुआ है, उससे भी आप उसको टैप करके वहाँ से भी आप क्वेश्चन पूछोगे तो वो भी आपको सारे आंसर दे देगा, क्लास की समरी वगैरह सब कुछ दे देगा। तो आप इसका इसका ऐसे भी यूज़ कर सकते हो, क्लास भी चलती रहेगी तो इसमें ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो 25 में पूछे गए थे, सूचना का अधिकार अधिनियम आरटीआई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? सही बताने हैं, आरटीआई एक्ट से संबंधित क्वेश्चन आया था, ये पिछले ही साल की मैं क्वेश्चनों की बात कर रहा हूँ, तो इनमें सही बताना है हमें। तो भारत का राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश के आधार पर मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति करता है। तो इस जो ये आरटीआई सूचना के अधिकार है ना, इसमें जो अध्यक्ष है ना, अध्यक्ष की जो नियुक्ति करने वाली जो समिति बनाई जाती है ना, उसके जो अध्यक्ष होंगे ना वो भारत के सीजीआई इसने दिया हुआ है। सीजीआई नहीं होते, वो पीएम होते हैं, भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, तो ये गलत हो जाता है। तो राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश नहीं, भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश से चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इंफॉर्मेशन कमिश्नर सूचना हो गया ना, अन्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति करता है। तो पहला स्टेटमेंट हो जाता है गलत। दूसरा, हालांकि यह सूचना आयुक्त 5 वर्ष के कार्यकाल को पूरा करने के उपरांत पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं है, अन्य सूचना आयुक्त पुनर्नियुक्ति के पात्र हैं, तो ये भी गलत है, क्योंकि ना तो अन्य जो सूचना आयुक्त हैं वे उस पोस्ट पे दोबारा से नियुक्त हो सकते हैं, ना ही उनकी पुनर्नियुक्ति चाहे वो चीफ ही क्यों ना हो, इंफॉर्मेशन कमिश्नर, तो दोनों की पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती, तो दूसरों को भी नहीं हो सकती। ये भी गलत हो गया, तो डी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाना चाहिए राइट। 48वां क्वेश्चन की बात करें तो भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा से सही है, कौन सा से सही हमें बताने हैं 48वें क्वेश्चन में। भारत के संविधान के संदर्भ में देखो लिस्ट से क्वेश्चन आ गया, संवर्ती सूची संघ सूची से, पिछले साल 2016 में भी आया था। संसद संघ सूची अथवा संवर्ती सूची के विषयों पर विधि निर्माण कर सकती है, तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। संसद संघ पे भी कर सकती है, संवर्ती सूची पे भी कर सकती है, यहाँ तक कि ऐसा वैसा भी लिख देता है ना, कुछ कंडीशंस में राज्यों लिस्ट पर भी कानून बना सकती है। आर्टिकल 249 देखा हमने, 250 देखा, 252 देखा। आपको संसद देखना चाहिए, मतलब क्लासेस जाके देखनी चाहिए, मैंने बहुत सारी चीजें वहां पढ़ाई हुई। संसद किसी ऐसे विषय पर विधि निर्माण कर सकती है जो संवर्ती सूची में राज्य सूची से संबंध न भी हो, मतलब जो अवशिष्ट शक्तियां होती है ना, वो भारत में किसके पास होती हैं, किसके पास होती है, वो केंद्र के पास होती है, संसद के पास होते हैं, तो ये भी सही है, दोनों स्टेटमेंट सही हो जाते हैं। अवशिष्ट शक्तियां हैं जो कहाँ से ली गई थी, आपको ये पता होना चाहिए कहाँ से ली गई थी अवशिष्ट शक्तियां, किस आर्टिकल के तहत आती है। और एक दो चीजें और मैं आपको बता दूं, ये दोनों चीजें पता होनी चाहिए। इसके अलावा मैंने वहाँ जो पढ़ाई थी तो 3-4 देशों से कंपैरिजन भी करवाया था कि यूएसए है, वहाँ में जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो राज्यों को दी गई हैं, कनाडा में संघ को दी गई हैं, भारत में भी संघ को दी गई हैं। और इसके अलावा ये सारी चीजें हो गई कि कहाँ कहाँ पे अवशिष्ट शक्तियां किन किन को दी गई है। तो उनका आंसर आप लिखते भी चलना कि कहाँ से लिए गए हैं, किस आर्टिकल के तहत है अवशिष्ट शक्तियां। जैसे एग्जाम्पल अवशिष्ट शक्तियों का मैं एक बात तो आपको, जैसे साइबर जो क्राइम से संबंधित ये केस आया था, केस मतलब साइबर क्राइम जो लिस्ट सब्जेक्ट आया है ना, ये किसी भी संवर्ती सूची में, ना संघ में, ना राज्य सूची में नहीं था, तो बेस अवशिष्ट शक्तियों में जाता है, जाएगा किसके हाथ में, फिर केंद्र के हाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सही बताना है हमें, और ये किससे संबंधित है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास। देखो ये जुडिशरी से कितने भर भर के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको जुडिशरी को बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, बहुत अच्छे से। पीएफसी के एग्जाम के लिए हर साल आपको 2-2 3-3 क्वेश्चन दिख रहे हैं। देखो इस बार तीसरा क्वेश्चन आ रहा है 2025 में। केवल भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास स्वयं के प्रति अवमानना देने के दंड देने की शक्ति होती है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट गलत है यार, जो हाई कोर्ट भी दे सकता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए, अगर उसकी कोई अवमानना करता है तो। कोर्ट के तो मानना चाहे वो हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, कोई भी दे सकता है, तो गलत हो गया। केवल नहीं सुप्रीम कोर्ट, केवल ये दो ऐसे एक्सट्रीम वर्ड लिखा हुआ है इसमें। भारत के सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालयों को दोनों के पास सलाहकारी क्षेत्राधिकार है। देखो एडवाइजरी पावर्स है ना, वो आर्टिकल 143 के तहत केवल और केवल किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास है, ना कि हमने कहीं पे भी ये नहीं पढ़ा था
कि हाई कोर्ट के पास में भी राज्यपाल भेजेगा किसी को कि हमें एडवाइस चाहिए, ऐसा कोई प्रावधान भारतीय संविधान में नहीं है। तो ये गलत है, दोनों के पास नहीं है, केवल सुप्रीम कोर्ट के पास है। 143 आई लव यू वाला आर्टिकल याद है। इसके अलावा 142 आर्टिकल भी याद करा देता हूँ, कंप्लीट जस्टिस से संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोनों के दोनों गलत, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यानी कि 2025 वाले पॉलिटी के क्वेश्चनों में जो लास्ट क्वेश्चन था, निम्नलिखित विषय उपबंधों में से कौन सा से भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों यानी डीपीएसपी के सिद्धांतों के तहत अंतर्विष्ट हैं, सही बताना है। ये बताना है डीपीएसपी के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं यहाँ पे। तो भारत में रहने वाले सभी व्यक्तियों के लिए एक समान सिविल ये तो आर्टिकल 44 हो गया, यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो पहला तो सही है, बिल्कुल पहला तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। भारत में रहने वाले सभी व्यक्तियों के लिए एक समान सिविल संहिता हो, तो एक समान सिविल संहिता। इसके अलावा 14 वर्ष की आयु तक के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देख रेख एवं शिक्षा के उपबंध करने का प्रावधान, ये भी सही है। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि, आर्टिकल 51 याद है ना, तीनों सही हैं। देखो एक बात बताना, यहाँ पे देख गौर करने की बात है, तीनों सही हैं, तीनों सही, क्योंकि जो यूसीसी है ना वो भारत के नागरिकों के लिए होना चाहिए। मुझे ये थोड़ा डाउट हो रहा है यहाँ पे, भारत में रहने वाले सभी व्यक्तियों के लिए एक समान सिविल संहिता, ये सभी व्यक्ति नहीं है, शायद इसमें ये गलत होएगा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि भारतीय नागरिकों के लिए होनी चाहिए यूसीसी। कोई और भी व्यक्ति अगर भारत में रह रहा है, कोई भारत का नागरिक है नहीं, उस पर समान नागरिकता कैसे लागू होगी, तो ये गलत हो जाएगा। शायद इसका सही आंसर बी आना चाहिए, बी और सी मतलब 2 और 3 आना चाहिए। सभी व्यक्तियों के लिए नहीं होना चाहिए यूसीसी तो है, लेकिन सभी व्यक्तियों के लिए नहीं होना चाहिए। तो ये हो जाता है ओवरऑल हमारा कंप्लीट, तीनों सालों के क्वेश्चन हो जाते हैं यहाँ पे, हो जाते हैं खत्म। नेक्स्ट आपको किस सब्जेक्ट के सेम ऐसे ही चाहिए पीएचसी के, वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अगर सीरीज ये अच्छी लग रही है तो इसको हम कंटिन्यू करें, ये आपको फीडबैक में बताना है, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि मुझे मोटिवेशन मिले एक अच्छा सा। इसके अलावा बताना मुझे कौन सा आपको वीडियो चाहिए, किस सब्जेक्ट का चाहिए, सीक्वेंस क्या रहना चाहिए, और भी वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।